आज के छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीएफडी के बारे में, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स के बारे में। काफ़ी वक्त से जो है इसके ऊपर रिक्वेस्ट आ रहा था कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएं, तो हमने सारी बातें की है, ए टू जेड जो है सारी चीज़ें बताई और हमेशा की तरह जो है आपकी कंसेप्ट में ज़्यादा क्लियरिटी आएगा और हमने कोशिश किया है कि आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो है ज़रूर यहाँ से मिले। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो वीडियो को देखते रहिए, आपको कुछ नहीं है तो क्या बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये बता दें कि इस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के कई सारे नाम हैं। इसे एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव भी कहा जाता है, इसे वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी कहते हैं, एसी ड्राइव भी बोलते हैं, माइक्रो ड्राइव भी कहा जाता है, इन्वर्टर ड्राइव भी कहा जाता है और कई बार तो हम इसे ड्राइव भी कहते हैं। तो ये जो वीएफडी है, ये जो ड्राइव है वो करता क्या है, हम इसे यूज़ क्यों कर रहे होते हैं? तो इसकी मदद से जो है आप एसी मोटर के स्पीड को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और सिर्फ स्पीड ही नहीं, आप इसके टॉर्क को भी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहे होते हैं। यानी कि लोड ज़्यादा है, आपको ज़्यादा टॉर्क चाहिए, तो आप इस वीएफडी की मदद से मोटर का टॉर्क आउटपुट जो है बढ़ा पा रहे होंगे और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हम एसी मोटर का जो है स्पीड टॉर्क को जो है कंट्रोल कर पा रहे होते हैं। अब एसी मोटर तो दो प्रकार का होता है, आपका इंडक्शन मोटर भी होता है, सिंक्रोनस मोटर भी होता है। तो क्या सिंक्रोनस मोटर का भी स्पीड को आप कंट्रोल कर पा रहे होते हैं? जी हाँ, सिंक्रोनस मोटर के स्पीड को भी आप कंट्रोल कर पा रहे होंगे इस वीएफडी की मदद से। पर ज़्यादातर जो है ये आपको इंडक्शन मोटर के साथ ही जो है दिख रहा होता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, ये जो इंडक्शन मोटर है इसका जो आविष्कार है वो निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। पहली बार 1888 में जो है इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था और ये जो मोटर वो हर तरीके से आपके डीसी मोटर से बेहतर था। आप चाहे एफिशिएंसी की बात करें, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट था, इसे मेंटेनेंस बहुत कम हमें प्रोवाइड करना पड़ता था और साथ ही साथ ये काफ़ी सस्ता था। और अगर आप इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारे जो पैरामीटर है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा पैसा जो है आपका बचाता है। तो इतना सारा खूबी होने के बावजूद आपको जान के ये हैरानी होगा, फिर भी जो है ये उतना ज़्यादा यूज़ में हम इसे नहीं ले रहे थे। डीसी मोटर का ही जो है चलन उस समय था। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी स्पीड को जो है हम ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसा भी नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते हैं, कर सकते हैं और आपने किया भी होगा। जब भी मोटर के स्पीड कंट्रोल का बात आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है, जितना वोल्टेज हम दे रहे हैं मोटर के अक्रॉस, उसको अगर हम कम कर दें तो हमारा मोटर का स्पीड जो है कम हो जाएगा। अब इस वोल्टेज को कम करने के भी जो है दो तीन तरीके हैं, या तो आप ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ कर लें, या तो आप रियोस्टेट यूज़ कर लें, और तीसरा जो है आप वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर सॉलिड स्टेट डिवाइस लगे हुए होते हैं। बट इसके साथ दिक्कत है, आप वोल्टेज को कंट्रोल करके स्पीड कंट्रोल करने में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप वोल्टेज कम कर रहे होते हैं तो जो फ्लक्स डेंसिटी होता है हमारे कोर के अंदर वो कम हो जाता है। तो उससे क्या दिक्कत है? उससे दिक्कत ये है कि जो मैग्नेटिक कोर है आपका, जो मैग्नेटिक मटेरियल है, उसका आप प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो अंडर यूज़ रह जाता है। और सबसे बड़ा दिक्कत है कि आप स्पीड को बहुत ही वाइड रेंज में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड को कम करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज को जो है रिड्यूस करना पड़ता है। और मान लीजिए कि अगर आपको 80% स्पीड को रिड्यूस करना है तो उस वक्त आपको वोल्टेज जो है बहुत कम अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जो है ड्रॉप करवाना पड़ता है। तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपका मोटर का जो वाइंडिंग है वो ज़्यादा करंट खींचता है, उसकी वजह से जो है लॉसेस आपका बढ़ता है, कॉपर लॉस बढ़ेगा और जो है वो हीट के फॉर्म में जो है डिसिपेट होगा, आपका मोटर भी जो है ओवर हीट हो रहा होगा। तो यहाँ से आपको दो तीन चीज़ें याद रखना है कि हम वोल्टेज को कम करके जो है स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही वाइड रेंज में जो है मनचाहा स्पीड में आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ही अनएफिशिएंट हो जाता है, ओवर हीट हो रहा होता है और साथ ही साथ जो फ्लक्स डेंसिटी है आपके मोटर के अंदर वो कम हो जाता है। अब ये फ्लक्स डेंसिटी का इंपॉर्टेंट जो है आपको समझ में आएगा और किस तरीके से इस मोटर के स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप इस इंडक्शन मोटर की वर्किंग को समझते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो आप मोटर के स्पीड को भी कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि यही है जो आपके मोटर को रोटेट करवा रहा होता है। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट कर रहा होता है, तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? तो ये नंबर ऑफ पोल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये आप इस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं, NS = 120F/P। तो यहाँ पे NS जो है सिंक्रोनस स्पीड है, जिस स्पीड से आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा होता है। तो आप फ्रीक्वेंसी को जो है चेंज करके जो है आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और आप नंबर ऑफ पोल को भी चेंज करके जो है स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो नंबर ऑफ पोल को चेंज करके जो है स्पीड कंट्रोल वाला जो टेक्निक है वो हम यूज़ किया करते थे, पर इसके साथ भी जो एक लिमिटेशन था कि हम 2 स्पीड से ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते हैं। मतलब या तो हम 2 पोल रख सकते थे
थे, या तो हम 4 पोल रख सकते थे, उससे ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लिमिटेशन था हमारे पास। तीसरा जो मेथड हमारे पास बचा कि हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करके जो है स्पीड कंट्रोल कर ले, बट उस वक्त जो है 1888 में जो है हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम फ्रीक्वेंसी को जो है बदल पाते हैं। फिर आस्ते आस्ते जो है ये सॉलिड स्टेट डिवाइस पे काफ़ी काम हुआ। ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच आज के टाइम पे आप सुनते हैं, थायरिस्टर, SCR, IGBT, तो इन सब पे जो है काफ़ी काम हुआ, अच्छे अच्छे ड्राइव्स है। लगभग 1980s में 100 साल बाद जो है ये जो ड्राइव्स था इतना अफोर्डेबल हो गया था कि हम उसको खरीद करके जो है अपने मोटर के साथ इंटरफेस कर पाते। अब देखिए टेक्नोलॉजी कई बार होता है हमारे पास होता है, बट वो उतना अफोर्डेबल नहीं होता है। जैसे आज के टाइम में भी आपको पता है कि पेट्रोल का दाम जो है आसमान छोड़ा है, पर हर कोई जो है इलेक्ट्रिक कार जो है अफोर्ड नहीं कर पाएगा, पर काफ़ी जोरों शोरों से काम हो रहा है और हम सबको पता है कि एक वक्त आएगा कि उसको भी जो है लोग अफोर्ड कर पाएंगे। तो VFD की भी जो कहानी थी कुछ ऐसी ही थी, और जब एक बार ये पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ तो फिर भैया ऐसा था कि एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बिल्कुल ज़िंदगी बदल गई वाली हिसाब हो गया। हर जगह आपको जो है ये इंडक्शन मोटर देखने मिल रहा था। ट्रेन में भी जो है पहले हम DC सीरीज मोटर यूज़ कर रहे थे, बट फिर उसके बाद जो है हमने इंडक्शन मोटर VFD कंट्रोलर के साथ यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और क्रेन में भी जो है अभी आपको इंडक्शन मोटर दिख रहा होगा VFD कंट्रोलर के साथ, और इवन आपका जो लिफ्ट है यहाँ भी हम इंडक्शन मोटर यूज़ करना जो है स्टार्ट कर दिया। मतलब 80% ऑफ टाइम जो है आप इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे वहाँ पे हम इंडक्शन मोटर ही यूज़ कर रहे होते हैं इस VFD कंट्रोलर के साथ। तो अभी तक जो है आपको बहुत ही अच्छे से ये VFD है क्या और इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ गया होगा। अब ये कैसे कर रहा होता है ये तो समझ में आया कि स्पीड कंट्रोल कर रहा होता है, फ्रीक्वेंसी को बदल रहा होता है, सारी चीज़ें कैसे हो रही होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी को बदल करके जो है हम स्पीड को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर आप सिर्फ इतना ही बताते हैं कि VFD की मदद से फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम स्पीड को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज करके जो है स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमने करने की कोशिश की, जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी को कम किया तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे कोर के अंदर वो बढ़ जा रहा था। वो बढ़ जाने से क्या हो रहा था, हमारा जो कोर है वो सैचुरेट हो सकता है, और हम हमेशा जो है अवॉइड करते हैं कि हमारा जो कोर है वो सैचुरेट ना हो, क्योंकि सैचुरेट हो जाने से जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल्स है आपके कोर के वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और आपको परमानेंट मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी जो है देखने मिलता है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जो रोटेट कर रहा था, वो जो पोल्स थे नॉर्थ और साउथ पोल वो फिक्स्ड हो जाते हैं, पर वो हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा जो पोल है वो रोटेट होता रहे, हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। और ये जो चीज़ है वो आप इक्वेशन को भी देख करके भी जो है समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी को अगर आप कम कर रहे होंगे, अगर वोल्टेज आपका कांस्टेंट है तो यहाँ पे फाई जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा ताकि आपका इक्वेशन जो है बैलेंस रहे। पर ये हम नहीं चाहते हैं कि हमारा फाई जो है वो बढ़े। वहाँ भी आपने देखा था कि जब हम वोल्टेज को कम कर रहे थे तो हमारा फाई कम हो रहा था, और यहाँ पे आपने देखा कि जब हम फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं तो हमारा जो फाई है वो बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा जो ये फाई है, ये जो फ्लक्स डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहे। तो कांस्टेंट रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट रखने के लिए आप फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वोल्टेज को भी कम करेंगे। वोल्टेज को जब कम करेंगे, फ्रीक्वेंसी को भी कम करेंगे, तो ये जो इक्वेशन आपको बैलेंस रहेगा। तो VFD में भी हम यही करते हैं, हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलते हैं, हम वोल्टेज को और फ्रीक्वेंसी को साथ में बदलते हैं और सेम प्रोपोर्शनल में बदलते हैं, यानी कि V/F का जो रेशियो है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। अब ये किस तरीके से काम करता है अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो अगर आप इस VFD को खोलेंगे तो यहाँ पे 3 आपको बेसिक कंपोनेंट दिख रहा होगा। सबसे पहले आपका रेक्टिफायर होता है। अब ये नॉर्मल रेक्टिफायर नहीं होता है, नॉर्मली जो है हम PN जंक्शन डायोड से बना रहे होते हैं तो वो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है। यहाँ पे जो हम SCR या IGBT स्विच की मदद से बना रहे होते हैं, जिसे हम कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं। तो इसका फायदा क्या है, रेक्टिफायर का तो आप जानते ही वो AC को DC में कन्वर्ट कर रहा होता है, और ये एक ऐसा रेक्टिफायर है ये कन्वर्ट तो कर ही रहा होता है, साथ ही साथ आउटपुट में आपको कितना वोल्टेज चाहिए उसको भी जो आप कंट्रोल कर पा रहे होते हैं। इसी वजह से हम इसको कंट्रोल रेक्टिफायर कह रहे होते हैं। और आउटपुट में इस रेक्टिफायर के जो DC मिल रहा होता है आपको, वो प्योर DC नहीं होता है, वो पल्सेटिंग DC होता है। उसमें काफ़ी सारे AC कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, पर हम चाहते हैं कि हमको आउटपुट में जो है प्योर DC मिले, इसी वजह से फिर DC लिंक होता है। और इस DC लिंक में कुछ नहीं है, आपके इंडक्टर और कैपेसिटर को ही लगा रहे होते हैं जो इस पल्सेटिंग DC को जो है प्योर DC में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो इंडक्टर है वो करंट के चेंज को अपोज कर रहा होता है, तो वो करंट को स्मूथ कर रहा होता है। और कैपेसिटर के बारे में हमने आपको पहले ही बताया कि ये वोल्टेज के चेंज को अपोज कर रहा होता है, तो ये वोल्टेज को स्मूथ कर रहा होता है। तो ओवरऑल जो है ये आपको आउटपुट में जो है प्योर DC दे रहा होता है। फिर हमारा इन्वर्टर सर्किट होता है जो इस DC को वापस से AC में कन्वर्ट कर रहा होता है, और ये इन्वर्टर सर्किट ही है जहां पे हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे थे। तो वोल्टेज को कहां चेंज कर रहे होते हैं इन जनरल हम लोग, वोल्टेज जो है हमारा कंट्रोल रेक्टिफायर से चेंज हो रहा होता है, और फ्रीक्वेंसी जो है हमारा इन्वर्टर सर्किट से चेंज हो रहा होता है। और VFD की और एक अच्छी बात है कि ये आपके पावर
फैक्टर को भी इंप्रूव कर रहा होता है। जैसा कि हमने बताया कि आपको डीसी लिंक में कैपेसिटर देखने मिलता है जो वोल्टेज को स्मूथ कर रहा होता है, तो ये आपको रिएक्टिव करंट भी प्रोवाइड कर रहा होता है मोटर को, अगर उसको ज़रूरत पड़ता है। तो अगर ये रिएक्टिव करंट प्रोवाइड करेगा तो मोटर जो है उसको सोर्स से ये करंट लेने की ज़रूरत नहीं होता है, तो पावर फैक्टर भी जो आपको ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। तो ये थी पूरी कहानी आपके VFD के बारे में। उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।